देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जैसे मान लो तुम एक लेंस यूज़ करते हो और मान लो तुमने एक दूसरा लेंस यूज़ किया है। तुम लोग साथ में डायग्राम ड्रॉ करते रहना, ठीक है? टाइम नहीं दूंगा। सपोज़ ये जो लेंस है इसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं और ये लेंस है इसको बोलते हैं आई पीस, ठीक है? मान लो इसका फोकल लेंथ f0 है और मान लो इसका फोकल लेंथ fe है। देखिए ये ऑब्जेक्टिव है, ये आई पीस है, ठीक है? थ्योरी में अभी नहीं लिखवाऊंगा, थ्योरी आप लिख लेना। देखो क्या है कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ जो होता है ना वो आई पीस से कम होता है। क्लियर हो गया? दूसरा एक और चीज़ है, तो पहली कंडीशन है कि जो f0 होगा दैट इज़ लेस देन क्या होता है fe। और नेक्स्ट जो चीज़ है कि ऑब्जेक्टिव का जो अपर्चर होता है वो आई पीस से कम होता है। अपर्चर का मतलब क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर लेंस से कितनी रेज ऑफ लाइट आ रही पास हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं? अपर्चर। तो देखो क्या है कि ऑब्जेक्टिव का अपर्चर क्यों कम होता है और आई पीस का अपर्चर क्यों ज़्यादा होता है, उसकी एक वजह है। जैसे तुम सोचो कि तुम माइक्रोस्कोप से कैसे ऑब्जेक्ट को देखते हो, बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट को, तो तुम्हें ये चाहिए ना कि तुम केवल उसी पर्टिकुलर बॉडी की ही इंफॉर्मेशन ले सको। जैसे मान लो अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से एक स्लाइड देख रहे हैं तो हम तो ये चाहेंगे ना कि केवल उस स्लाइड में जो चीज़ है वही इंफॉर्मेशन मिले, पूरी स्लाइड की इंफॉर्मेशन ना मिले। इसलिए हम क्या चाहेंगे कि ऑब्जेक्टिव केवल उसी चीज़ को फोकस करे जिस चीज़ को हमें देखना है। इसलिए इसका अपर्चर कम होता है और इसका अपर्चर क्या होता है? ज़्यादा। इसका अपर्चर ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि हम ज़्यादा विजुअल एंगल से ज़्यादा व्यू कर सकें चीज़ों को। समझ में आ गया? तो मैंने एग्जांपल ऐसे दिया था कि जैसे मान लो तुम लोग को छत पे लेके गया, मैंने बोला देखो, तो हमारे चारों तरफ तो पहाड़ी पहाड़ है ना, तो तुम क्या है, मैं तुमसे कोई भी चीज़ पूछ सकता हूँ, बताओ ये क्या कहाँ पे है, तुम नहीं लोकेट कर पाओगे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि तुम एक बहुत बड़ी चीज़ को देख रहे हो और मैंने तुम्हें एक पाइप दे दिया और मैंने तब बोला कि बहुत ही ध्यान से देखो। भले उस पाइप में कुछ भी नहीं लगा हो, लेकिन आपने पता है कि आपने एक पर्टिकुलर जगह पे फोकस कर रहे हो, तो हो सकता है तुम उस व्यू सब ऑब्जेक्ट को क्या करो, व्यू कर सको। इसलिए इसका अपर्चर कम होता है और इसका अपर्चर क्या होता है? ज़्यादा। अब देखो क्या है कि बेसिकली आई पीस जो है इसमें जो दो लेंसेज है ना, ऑब्जेक्टिव और आई पीस, उसमें ऑब्जेक्टिव जो है ना वो बेसिकली लीनियर मैग्नीफिकेशन करता है। लीनियर मैग्नीफिकेशन मतलब जैसे ऑब्जेक्ट है तो इसकी साइज़ को बढ़ाता और कम करता है, केवल साइज़ को, लेंथ को। और ये जो है ना ये इसको एंगुलर मैग्नीफिकेशन करता है। एंगुलर मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है कि चीज़ों को चारों तरफ से सपोज लो खींच लिया मैंने, कि एक तुम्हें रबर दिया है और मैंने कहा खींचो, तो तुम चारों तरफ से खींच रहे, तो जब तुम चारों तरफ से खींचोगे तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? हर एक तरफ से बढ़ जाएगा ना। तो ये एंगुलर मैग्नीफिकेशन करता है और ये क्या करता है? लीनियर मैग्नीफिकेशन। क्लियर हो गया आपको? दूसरी चीज़, अगर तुम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप की क्लास नहीं की है तो मैं वो बता दे रहा हूँ कि कोई भी सिंपल माइक्रोस्कोप में एक सिंपल एक लेंस यूज़ होती है और उसमें ना उस लेंस में वो लेंस दो तरीके से यूज़ होता है। एक होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट और दूसरा होता है एंगुलर मैग्नीफिकेशन। नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो ऑब्जेक्ट होगा आई पीस के लिए वो इसके फोकस पे बनेगा। तो अगर फोकस पे किसी ऑब्जेक्ट को रखें तो फाइनल इमेज कहाँ पे बनती है? इन्फिनिटी। मतलब इसके वजह से फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगी? इन्फिनिटी पे। सेकंड केस में जो आपका मैंने एंगुलर मैग्नीफिकेशन, जिसमें सबसे ज़्यादा मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस होता है, उसमें आप ऑब्जेक्ट को बेसिकली कहाँ पे प्लेस करते हो? बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। अगर आप ऑब्जेक्ट को बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर रखोगे तो फाइनल इमेज क्या होती है? वर्चुअल होती है। और तुम ऐसे एडजस्ट करते हो कि फाइनल इमेज कहाँ पे बन जाए? डी पे। क्लियर हो गया? तो उसको बोलते हैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन। क्लियर हो गया आपको? समझ में आ गया सबको? अब देखिए, आपको जब आप माइक्रोस्कोप को जब यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट्स को जस्ट बियॉन्ड द ऑब्जेक्टिव रखना है।
फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्लियर हो गया? उसकी एक वजह है, इसके लिए मुझे रियल इमेज चाहिए और इसके लिए मुझे क्या चाहिए? वर्चुअल। तो इसलिए मैं ऑब्जेक्ट को जस्ट बियॉन्ड द फोकस रखता हूँ। मान लो इस ऑब्जेक्ट की साइज h है, तो क्या होगा? मान लो एक रे ऐसे गई और ये ऐसे पास हो गई और एक रे आपने ऐसे ली और इस तरीके से, तो यहाँ पे आपकी एक इमेज बन जाएगी। क्लियर हो गया? अब अगर मान लो तुम इसको यहाँ से व्यू कर रहे हो आई पीस से, अब तुम्हें पता है कि ये जो इमेज बनी है वो इसके फोकस और पोल्स के बीच में बनी है, तो इमेज क्या बनेगी? वर्चुअल। तो तुम्हें एक यहाँ पे इमेज मिल जाएगी। मान लो ये h डबल डैश है, ये h डैश है, ये एंगल तुम्हारा दिस इज एंगल थीटा, ये थीटा डैश है, ये थीटा है। समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया? जिन्होंने ड्रॉ नहीं किया ड्रॉ करते रहो अपना। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि मुझे मैग्नीफिकेशन निकालना है, ठीक है ना? थोड़ा ध्यान से समझना, पहले तुम लोग समझ ही लो, पहले उसके बाद बताता हूँ। अब क्या है, देखो इसके जो न्यूमेरिकल आते हैं ना, उसमें मैंने मोस्टली ये देखा है कि जो फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं ना वो बहुत कम यूज़ होता है, ज़्यादातर कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो इसलिए क्या, तुम्हें कॉन्सेप्ट याद रखना। अगर तुमने फॉर्मूला याद करने की कोशिश की तो मोस्टली 100% तो नहीं बोल सकता हूँ, पर 80% है कि तुम न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। एक और चीज़ है, बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस जो लेंथ होती है वो कैपिटल एल होती है, उसको एल लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप बोलते हैं। दूसरा, ये वाली लेंथ को हम यू नॉट बोलते हैं, इस वाली लेंथ को मान लो मैं वी नॉट बोल रहा हूँ, इस वाली लेंथ को मैं यू ई बोल रहा हूँ, और ये वाली जो लेंथ है वो क्या है? डी है, जहाँ पे फाइनल इमेज बनी है। समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया? देखो मैग्नीफिकेशन, जो टोटल मैग्नीफिकेशन होगा, क्योंकि देखो सबसे मेन चीज़ हमारे लिए मैग्नीफिकेशन है कि भाई साइज़ बड़ी कितनी बन रही है। तो अगर मैग्नीफिकेशन देखें तो वो एम नॉट इंटू क्या होगा? एम ई होगा। मतलब ये मैग्नीफिकेशन ऑब्जेक्टिव के लिए है बाई ऑब्जेक्टिव, और ये तुम्हारा आई पीस के लिए। दूसरी चीज़ मैंने अभी आपको बताया कि जो ये एम नॉट है ये लीनियर मैग्नीफिकेशन है, और ये जो है ये क्या है? एंगुलर है। तो अगर तुम एम नॉट दो, वैसे अगर देखा जाए मैग्नीफिकेशन तो वो ये होता है थीटा डैश अपॉन थीटा नॉट, घुमा के वही आने वाला है अभी। थीटा डैश का मतलब फाइनल इमेज आई पीस पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है, और थीटा नॉट मतलब एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन नेकेड आई। मतलब तुमने इस ऑब्जेक्ट को माइक्रोस्कोप उठा के फेंक दिया तुमने, और ये इस ऑब्जेक्ट को अपने पास लेके आए, तो ये आपकी आंख में कितना एंगल सबटेंड कर रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं? थीटा नॉट। थीटा नॉट की तो वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होती है, दैट इज एच अपॉन क्या होती है? डी। तो जैसे तुम वैल्यू रखोगे तो थीटा डैश क्या रख सकते हो? देखो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा? बेस। तो परपेंडिकुलर तुम्हारी क्या है? एच डैश, और बेस तुम्हारी क्या है? यू ई। तो ये तुम्हारा एच डैश अपॉन यू ई, थीटा नॉट एच अपॉन क्या होगा? डी। तो देखो खुद ही आएगा ये चीज़, एच डैश अपॉन एच इंटू डी अपॉन क्या होगा? यू ई। देखो अगर तुम्हें ध्यान हो, दिस इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस लेंस के लिए हाइट ऑफ इमेज है, और ये क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? लीनियर मैग्नीफिकेशन है, ये लीनियर। दूसरा डी अपॉन यू ई, डिस्टेंस अपॉन सॉरी डी, ये क्या है आपका? डी अपॉन यू ई। ये जो तुम्हारा बेसिकली वो है, क्या कहते हैं यहाँ पे,
जैसे ये जो मैंने किया है एच डैश अपॉन एच, ये तो तुम्हारा लीनियर मैग्नीफिकेशन हो गया, डी अपॉन यू ही जो होगा वो क्या होगा, एंगुलर हो। इसीलिए ध्यान रखना जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आप सीधा इन दोनों का ही मैग्नीफिकेशन का प्रोडक्ट ले लेना, इसलिए आपको ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, अब मैंने इसमें बताया था कि दो टाइप्स के ऑपरेशन, यहाँ तक तो सब कुछ सेम है, पर अब दो टाइप्स के ऑपरेशन हैं। एक है नॉर्मल एडजस्टमेंट, मैंने बता दिया नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो फाइनल इमेज होती है वो कहाँ पे बनती है, इन्फिनिटी पे। और फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी पे बनेगी तो मतलब ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनेगा, फोकस। ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है ना ये मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन वाला है। क्लियर हो गया। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए डायग्राम ड्रॉ नहीं करते हैं, तुमसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोर्ड में पूछा है तुम डायरेक्ट ये ड्रॉ करोगे, लेकिन नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए हम निकालते ज़रूर हैं। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में फाइनल इमेज कहाँ पे बन रही है, इन्फिनिटी। तुम ब्रैकेट में लिख सकते हो एच डैश फॉर्म्ड एट एफ ई। तो एक बात बताओ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, v बाई यू। यहाँ पे v की जगह पे क्या है, v नॉट, u की जगह पे क्या है, माइनस यू नॉट है। तो क्या आएगा मैग्नीफिकेशन, माइनस वी नॉट अपॉन क्या होगा, यू नॉट। और ये क्या हो जाएगा, ये तो d रहेगा, पर यू ई की जगह पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ ई। समझ में आ गया। क्योंकि ये यू ही अब क्या है, फोकस है ना, तो ये तुम्हारा क्या होगा, नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्नीफिकेशन की वैल्यू होगी। क्लियर हो गया आपको। अगर आप और भी डिराइव करना चाहते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेशन में काम आएगा। आप इस लेंस के लिए ना फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यू नॉट, और इमेज कहाँ पे बन रही है, वी नॉट। यूज़ द फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ ई, सॉरी एफ ओ। वी की जगह पे क्या रख दो, वी नॉट प्लस में, यू की जगह पे क्या रख दो, माइनस यू नॉट। एक काम करो ये लेके जाओ इधर, 1 अपॉन एफ नॉट माइनस 1 अपॉन क्या होगा, वी नॉट। माइनस वी नॉट से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस वी नॉट से पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इक्वल्स, ये तो 1 पॉजिटिव हो जाएगा, 1 माइनस क्या होगा, वी नॉट अपॉन क्या होगा, एफ नॉट। तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन क्या आएगा, 1 माइनस वी नॉट अपॉन एफ नॉट इन ब्रैकेट डी अपॉन क्या होगा, एफ ई। समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है। क्लियर हो गया आपको। जिन्होंने नोट नहीं किया है तुरंत नोट करो जल्दी से। देखिए एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ना वो एक नुमेरिक किसी नुमेरिकल में यूज़ होती है, बहुत सारे नुमेरिकल में यूज़ नहीं होती है, ठीक है। तो जैसे ये तो नॉर्मल एडजस्टमेंट की कहानी हो गई। नॉर्मल एडजस्टमेंट में अगर मैं लेंथ की बात करूं, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप में लेंथ की वैल्यू क्या होगी, आपको साफ साफ दिख रहा है, वी नॉट और यू ई होगी। और आपको पता है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में यू ई की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एफ ई, क्योंकि इमेज कहाँ पे बनती है, ये वाली एफ ई पे। इसीलिए लेंथ क्या हो जाएगा तुम्हारा, वी नॉट प्लस क्या हो जाएगा, एफ ई। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं इसमें एक अप्रॉक्सीमेशन बता रहा हूँ, एक दो न्यूमेरिकल में कहीं कहीं यूज़ होता है। इफ एफ नॉट एंड एफ ई आर वेरी स्मॉल, मतलब इसकी वैल्यू 2 सेंटीमीटर, किसी की 3 सेंटीमीटर है, बहुत छोटी है, इन दोनों की फोकस लेंथ बहुत छोटी है। एंड ये जो एच डैश है इज फॉर्म्ड नियर टू आई पीस। क्लियर हो गया, नियर टू आई पीस। तो पहले मैं इस चीज़ को अभी बाद में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है।
अगर मान लीजिए ये तो आपका नॉर्मल एडजस्टमेंट हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ ये है एंगुलर मैग्नीफिकेशन। एंगुलर मैग्नीफिकेशन ये आप ऐसे लिख सकते हैं मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन। मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन। और इस टाइम पे जो फाइनल इमेज होती है, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट कैपिटल डी, ठीक है, जो कि अभी आपको ये रे डायग्राम दिख रहा है। तो अगर आप इसके लिए लेओगे तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा, वही आएगा एच डैश अपॉन एच इंटू डी अपॉन क्या होगा यू ई, ठीक है। तो मैं इसके लिए भी अलग फॉर्मूला लगाओ। अब ये वाली भी चीज़ हमने कर ली थी, ये क्या था 1 माइनस वी नॉट अपॉन एफ नॉट इंटू डी अपॉन क्या था यू। क्लियर हो गया। अब आप इस लेंस के लिए फॉर्मूला लगाओ। तो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यू ई पे, फाइनल इमेज कहाँ पे है, डी पे, ठीक है ना। ये है ना पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक डी, वो टब हो गया है। तो क्या आएगा फॉर्मूला 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। एफ की जगह पे क्या रखो एफ ई, यू की जगह पे क्या रखो माइनस यू ई, वी की जगह पे क्या रखो माइनस डी, दोनों इसी साइड में, ठीक है। तो 1 अपॉन यू ई इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। डी से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को, तो क्या आ रहा है डी अपॉन यू ई इक्वल्स टू डी अपॉन एफ ई प्लस क्या आ रहा है 1 आ रहा है समझ में। पुट कर दीजिए इसकी जगह पे। इसका मतलब मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन में ये क्या होगा 1 माइनस वी नॉट अपॉन एफ नॉट इंटू 1 प्लस क्या होगा डी अपॉन क्या होगा एफ ई। क्लियर हो गया आपको। और इस केस में अगर मैं लेंथ की बात करूं, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होगा वी नॉट प्लस क्या हो जाएगा यू ई हो जाएगा। आप चाहें तो यू ई की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं। क्लियर हो गया, पर वो कोई ज़रूरी नहीं है। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको केवल कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्योंकि माइक्रोस्कोप में जो न्यूमेरिकल आएगा उसमें मोस्टली में ये फॉर्मूला यूज़ नहीं होता है। क्लियर हो गया, बस कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं, हो सकता है कभी यूज़ हो जाए, लेकिन मोस्टली केसेस में नहीं यूज़ होता है। समझ में आ गया। यू की वैल्यू आप यहाँ से उठा के पुट कर सकते हैं, पर बेमतलब का याद करने का मतलब नहीं है, आपको याद रहेगा भी नहीं। क्लियर हो गया आपको। ये आपका मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट है कि लेंथ वी नॉट प्लस यू ई होगा और मैग्नीफिकेशन क्या होगा 1 माइनस वी नॉट अपॉन एफ नॉट 1 प्लस डी अपॉन क्या होगा एफ ई होगा। क्लियर हो गया आपको। आपको ध्यान होगा सिंपल माइक्रोस्कोप में जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि लेंस अगर यूज़ होती है तो नॉर्मल एडजस्टमेंट मैग्नीफिकेशन क्या होता है डी अपॉन एफ ई, और एंग्लो मैग्नीफिकेशन में क्या होता है 1 प्लस डी बाई एफ ई। वही आया है ये। क्लियर हो गया, करिए नोटिस। देखो अप्रोक्सीमेशन इन माइक्रोस्कोप, अप्रोक्सीमेशन इन माइक्रोस्कोप, और लिखिए इसमें इफ focal length of objective, if focal length of objective and eyepiece is very small, if focal length of objective and eyepiece is very small and image formed by objective, image formed by objective is near to eyepiece, is near to eyepiece। ठीक है, देखिए इधर ये अप्रोक्सीमेशन तभी यूज़ करेंगे जब इन दोनों का फोकस बहुत कम होगा। क्लियर हो गया, 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर तभी यूज़ करेंगे। या तो मैं क्वेश्चन में दोनों केसेस में या तो ये गिवन हो कि ये जो ऑब्जेक्ट इंटरमीडिएट इमेज बन रहा है ऑब्जेक्टिव पे वो इसके बहुत पास में बन रहा है। समझ में आ गया। तो उस टाइम पे कुछ अप्रोक्सीमेशन यूज़ हो जाएगा। जैसे मेरा मैग्नीफिकेशन क्या आया था
1 माइनस वी नॉट अपॉन एफ नॉट, 1 प्लस डी अपॉन क्या था, एफ ई। क्लियर हो गया। एक बात बताओ, अगर ये वाली इमेज एकदम इसके पास में बन जाए तो जो एल की वैल्यू होगी वो वी नॉट के इक्वल हो जाएगी ना। अगर ये वाली इमेज इसके बहुत पास में बन जाए तो जो एल की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, वी नॉट के इक्वल हो जाएगी ना। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो वी नॉट होगा वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, एल के। अब इधर आओ, मैंने अभी बताया कि एफ नॉट की वैल्यू बहुत कम है। तो अगर एफ नॉट की वैल्यू बहुत कम है तो अगर आप किसी चीज़ को बहुत ही छोटी चीज़ से डिवाइड कर रहे हो तो जाहिर सी बात है ना वो चीज़ बहुत बड़ी होगी। तो 1 माइनस वी नॉट अपॉन एफ नॉट अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, माइनस वी नॉट अपॉन एफ नॉट के। भाई आप उसमें 1 ऐड करो या 1 सब्ट्रैक्ट करो, फ़र्क तो पड़ना नहीं है। समझ में आ रहा है। ये केवल तब होगा जब एफ नॉट और एफ ई की वैल्यू बहुत ही कम होगी। तो अगर एफ नॉट की वैल्यू बहुत कम है तो वी नॉट अपॉन एफ नॉट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली किसके, 1 माइनस वी नॉट अपॉन एफ नॉट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगी, माइनस वी नॉट अपॉन एफ नॉट। तो मैग्नीफिकेशन क्या आएगा, माइनस वी नॉट अपॉन क्या होगा, एफ नॉट, 1 प्लस डी अपॉन क्या होगा, एफ ई। और वी नॉट को आप क्या लिख सकते हो, एल। मतलब मैग्नीफिकेशन क्या होगा, माइनस एल अपॉन एफ नॉट, 1 प्लस डी अपॉन क्या होगा, एफ ई। समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया। ये अगर तुम देखो ना, तुम ये देखो इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कांस्टेंट नहीं है। लेंथ कांस्टेंट माइक्रोस्कोप का, जब तुम फोकस कर रहे हो, एफ नॉट कांस्टेंट, एफ ई कांस्टेंट, डी कांस्टेंट, डी 25 सब कांस्टेंट है ना। तुम एक रफली आइडिया निकाल सकते हो माइक्रोस्कोप को देख के कि वो कितना मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस कर रहा है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, सब कांस्टेंट है। जैसे तुम बोल रही थी ना अभी कि सर ये वाला सब कांस्टेंट हो गया, क्योंकि लेंथ कांस्टेंट हो गया। जब से ही फोकस करोगे ना तुम तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये सब कांस्टेंट होगी। इससे तुम एक रफली आइडिया निकाल सकते हो कि माइक्रोस्कोप कितना मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर हो गया आपको, आ गया समझ में। लेकिन ये तभी यूज़ करना है जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी, अदरवाइज यू हैव टू यूज़ दैट कॉन्सेप्ट ओनली। क्लियर हो गया, करिए नोटिस है। टेलीस्कोप, देखिए जो टेलीस्कोप अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप है। वैसे 2 टाइप्स के टेलीस्कोप होते हैं, रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग। दोनों ही टेलीस्कोप है हमारे सिलेबस में, पर इस टाइम पे हम जो करने वाले हैं वो है रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग। और इसको ना एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी बोलते हैं। दिस इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। देखिए अगर आपको ध्यान हो तो टेलीस्कोप से हम किस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही कोई पास का ऑब्जेक्ट और आप उसी को टेलीस्कोप से देखने लग गए। यू आर ऑलवेज गोइंग टू सी अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। टेलीस्कोप का जो कंस्ट्रक्शन होता है और माइक्रोस्कोप का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो लगभग सेम होता है। बस उसमें डिफरेंस क्या होती है कि जो उसकी आईपीस होती है वो बन जाती है ऑब्जेक्टिव, और जो माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव होती है वो क्या बन जाती है, आईपीस। उसकी वजह है, तो इसलिए यहाँ पे भी 2 लेंसेज होती हैं, यहाँ पे भी 2 लेंसेज होंगी। एक तो ये एफ नॉट होगा जिसको हम ऑब्जेक्टिव बोल रहे हैं, दूसरा ये आई पीस है जिसकी फोकल लेंथ क्या है, एफ ई है। अब इसकी एक वजह है, ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा बड़ा बनाने की एक वजह है, क्योंकि यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है एफ नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है, एफ ई है। और अपर्चर भी ऑब्जेक्टिव का आई पी से ज़्यादा होता है, तो उल्टा होता है माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में। देखिए आप टेलीस्कोप से डिस्टेंस ऑब्जेक्ट देखते हो ना, तो अगर आप दूर की चीज़ों को देखते हो तो आप चाहोगे ना कि मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन वहाँ से मेरे पास कलेक्ट हो, तभी तो आप इमेज को लोकेट कर पाओगे। तो इस वजह से अब सोचो कि जब दूर की ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाह रहे हो,
तो जाहिर सी बात है ना कि आपका इसको अपर्चर ज़्यादा रखना होगा। अपर्चर ज़्यादा रखोगे तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा लाइट्स उससे आएंगी, तो आप उस ऑब्जेक्ट को क्या करोगे, ज़्यादा अच्छे से व्यू कर पाओगे। क्लियर हो गया आपको? इसलिए ऑब्जेक्टिव का अपर्चर ज़्यादा होता है कंपेयर टू क्या होता है, आई पीस, बिकॉज यू आर सीइंग अ ऑब्जेक्ट दैट इज एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम क्या है, यू। ठीक है, अब इसका जो रे डायग्राम है, देखिए क्या है कि अगर आप दूर की ऑब्जेक्ट को व्यू कर रहे हो तो आपको पता है कि जब ऑब्जेक्ट काफ़ी डिस्टेंस पे होती है तो क्या होती है, लाइट क्या हो जाती है, पैरेलल। तो मान लीजिए, देखिए मैं यहाँ पे इसको एकदम ऐसे कर रहा हूँ, यहाँ मैं डॉटेड, ये कोई ऑब्जेक्ट है दूर एकदम, पर आपको पता है लाइट क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है। तो एक लाइट ये ऐसे ले लीजिए आप, ये पैरेलल हो गई, और दूसरी लाइट भी पैरेलल है। वो भले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो या ना हो, पर वो एक्चुअल में आपस में पैरेलल है। जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ लेंस कहाँ पे मीट करती हैं, फोकस, तो आपको पता है कि ये जाके बेसिकली इस तरह से जाएंगी, और जहाँ पे ये इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ पे आपको एक इमेज मिलेगी। मान लीजिए दिस इज एच डैश, यहाँ पे ये तुम्हारा एफ ई है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ना कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे बनी है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो फाइनल इमेज क्या होगी, वर्चुअल। तो मान लीजिए ये रे ऑफ लाइट ऐसे गई, यहाँ से आप इसको व्यू कर रहे हो, और ये आपकी यहाँ पे आपको एक फाइनल इमेज मिलेगी जो एच डबल डैश होगी, और ये कहाँ पे बनेगी, डी पे। समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया आशीष? यहाँ से रेज ऑफ लाइट आई, आफ्टर रिफ्रैक्शन आपको पता है वो कहाँ पे मीट करेगी, फोकस। हाँ, एक और चीज़ है जो मैंने आपको बताई है, ये जो लेंथ है जहाँ पे ये इमेज मीट की है, ये एक्चुअल में क्या है, एफ नॉट है। समझ में आ गया? लेकिन आपको ये जो ऑब्जेक्ट इसके लिए जो इमेज बन रही है वो तो एफ नॉट पे बनेगी, और जो उसका एफ नॉट है वो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा है। तो ये आई पीस और जो ये इमेज है वो इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनी है, इसलिए फाइनल इमेज कहाँ पे बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे। समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया? इसका मैं आपको यही हर एक साल में यही रेकमेंड करता हूँ, न्यूमेरिकल टेलीस्कोप का ही करिए, ज़्यादा आसान होगा। आपको न्यूमेरिकल टेलीस्कोप का ही करना है, ये मान के चलिए बोर्ड के एग्ज़ाम में। अगर न्यूमेरिकल आया तो टेक टेलीस्कोप, अगर नहीं समझ में आया तब तो माइक्रोस्कोप पे ही जाएगा। लग रहा है माइक्रोस्कोप वाला न्यूमेरिकल हमने किया ही है, पर अगर एकदम दोनों ही ब्लैंक है तो यूज़ टेलीस्कोप का न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है। देखिए इस एंगल को मैं अल्फ़ा मान रहा हूँ, इस एंगल को मैं अल्फ़ा डैश मान रहा हूँ, और इस एंगल को मैं बीटा मान रहा हूँ। देखिए मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय टेलीस्कोप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बीटा अपॉन अल्फ़ा। बीटा क्या है तुम्हारा, दैट इज एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज ऑन आईपीस अपॉन अल्फ़ा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन नेकेड आई। देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार सर ने ये तो अल्फ़ा इस पे सब्सटेंड किया है, पर अगर ये सब हटा भी दिया जाए तो भी जब आप ऑब्जेक्ट को देखोगे ना तो वो कितना एंगल सब्सटेंड करेगा, अल्फ़ा, क्योंकि लाइट तो पहले भी पैरेलल है ना और बाद में भी पैरेलल है। क्लियर हो गया आपको? देखिए अगर मैं अल्फ़ा की बात करूं तो देखो इसको ना मॉड लिख रहा हूं मैं, उसकी एक वजह है, क्योंकि देखो बीटा तो एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट है और अल्फ़ा जो है वो क्या है, क्लॉकवाइज मेजरमेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मॉड अल्फ़ा इक्वल्स टू मॉड अल्फ़ा डैश। देखिए अल्फ़ा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगी,
अप्रॉक्सीमेटली बोली है, एग्जैक्टली नहीं बोली है। एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगी। वो ठीक है ऑप्टिकल सेंटर पे से जा रहा है और हमें पता है ऑप्टिकल सेंटर से लाइट जाती है तो अनडिविटेड जाती है, लेकिन तो भी थोड़ा ना थोड़ा डिफ्लेक्शन होगा। क्लियर हो गया आपको? अब आ जाएगा, अब इसीलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत ही ईजी है। एक बात बताओ, बीटा की वैल्यू क्या होगी? ये लेंथ तुम मान लो यू ही है, क्या होगी बीटा की वैल्यू? परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगी? बेस। आ रहा है समझ में? तो बीटा की वैल्यू हो गई तुम्हारी एच डैश अपॉन क्या हो गई? यू ई। अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा डैश के इक्वल है और अल्फ़ा डैश की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा? बेस। तो क्या आएगा? एच डैश अपॉन क्या होगा? एफ ई, सॉरी एफ नॉट। ये कैंसिल हो गया, मतलब मैग्नीफिकेशन क्या आ रहा है? एफ नॉट अपॉन क्या आ रहा है? यू ई। यहाँ तक आ गया समझ में? अब मैं इसमें भी दो केस ले रहा हूँ। पहला केस नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट में आपको पता है फाइनल इमेज कहाँ पे बनती है? इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे बनती है तो ये वाली कहाँ बनेगी? एफ ई पे। फिर से लिख दे रहा हूँ आपको याद रखने के लिए, एच डैश फॉर्म्ड एट एफ ई। क्लियर हो गया? तो यू ई की वैल्यू तो सीधा हो जाएगी ना एफ ई, मतलब मैग्नीफिकेशन क्या होगा? एफ नॉट अपॉन क्या होगा? एफ ई। खत्म। क्लियर हो गया आपको? समझ में आ गया? लेंथ क्या होगी? लेंथ क्या होगी भाई? लेंथ आपको पता है कि एफ नॉट प्लस क्या होगा? यू ई, और नॉर्मल एडजस्टमेंट में यू ई की वैल्यू किसके इक्वल है? एफ ई के। मतलब यहीं पे लेंथ भी कर दे रहा हूँ। लेंथ क्या हो जाएगी? एफ नॉट प्लस क्या होगा? एफ ई। खत्म। समझ में आ गया? इसीलिए बोल रहा हूँ टेलीस्कोप ज़्यादा आसान है कंपेयर टू, जब तक अल्फ़ा ना निकालो। अल्फ़ा भी निकल जाएगा, मैं बताऊँगा आपको कैसे। अगर कभी कभार क्या होता है ना, ये फॉर्मूला यूज़ नहीं होता है, अल्फ़ा और बीटा यहाँ से अल्फ़ा निकालना होता है, तो अल्फ़ा भी कैसे निकालते हैं वही बता दूंगा आपको। समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया? करिए नोटिस। नेक्स्ट जो है, जो ये वाला डायग्राम है, ये जल्दी हो जाएगा इसीलिए अभी बता दे रहा हूँ। इस वाले डायग्राम में फिर से वही बीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी? एच डैश अपॉन यू ई, और अल्फ़ा डैश की वैल्यू क्या होगी? एच डैश अपॉन क्या होगा? एफ नॉट। मतलब ये एफ नॉट अपॉन क्या होगी? यू ई। अब आप एक काम करो ना, इस लेंस के लिए फॉर्मूला लगा दो। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? यू ई पे। फाइनल इमेज कहाँ पे है? डी पे। तो 1 अपॉन वी माइनस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई एफ। यहाँ एफ ई हो गया, वी की जगह पे माइनस डी हो गया, प्लस 1 अपॉन यू ई हो गया। तो 1 अपॉन यू ई की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी, मतलब ये आ रही है डी एफ ई, डी प्लस क्या आ रही है? एफ ई। तो यहाँ यू ई की वैल्यू क्या होगी? डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई होगी ना। ये 1 अपॉन यू ई की वैल्यू है, उठा के पुट कर दो यहाँ पे। तो क्या आ रही है? मैग्नीफिकेशन एफ नॉट, ये क्या आ रही है? डी एफ ई, डी प्लस क्या आ रही है? एफ ई। थोड़ा याद करने के लिए बता रहा हूँ, इस एफ ई को अलग कर दो और इस डी को अंदर डिवाइड कर दो। 1 प्लस क्या होगा? एफ ई अपॉन क्या होगा? डी। समझ में आ गया आपको? इस डी को, ये थोड़ा याद करने में सही रहेगा ना, एफ नॉट अपॉन एफ ई, 1 प्लस एफ ई बाई डी। क्लियर हो गया आपको? और अगर मान लो इस केस में अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ क्या होगा? एफ नॉट प्लस क्या होगा? यू ई, और यू ई की वैल्यू फिर से पुट कर दीजिए। तो एफ नॉट प्लस क्या हो जाएगा? यू ई की वैल्यू डी एफ ई अपॉन डी प्लस क्या होगा? एफ ई। दिस इज लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। क्लियर हो गया आपको? कर लीजिए नोट।